अभी प्रश्नकाल शुरू करते हैं, बाद में ले लेंगे। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी, खान में स्थानांतरण जवाब आ गया है। महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था वित्त विभाग से, खान विभाग इसका जवाब दिया है, जवाब मिला है, संतोषजनक नहीं है जवाब। बहुत चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे 1,36,042 करोड़ रुपया कहते हैं कि बकाया है, केंद्र सरकार को देना चाहिए, और ये सदन के बाहर भी आवाज़ गूंजती रही है। इसका इन्होंने जो 3 भाग में इसका डिटेल दिया है, 1,01,142 रुपया जो है, ये कहते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसमें ओरिजिनल डिमांड कितना है और सूद की राशि इसमें कितनी है, और राजस्व विभाग ने कभी सूद की राशि के बारे में कहा है कि इस पर सूद की राशि भी ली जा सकती है? जब कहा गया है कि ये निबंधन, राजस्व निबंधन में भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, कंपनसेशन का मामला है इस जमीन में, तो ये कितना जमीन रैयती है, कितना गैर मजरूआ है, और कितना ओरिजिनल डिमांड है, इस पर कितना सूद है, और सूद लिया जाना इसमें वाजिब है कि नहीं है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। आप क्या जवाब देंगे? आप दे दीजिए, आपके पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है कि, और उनका पूरक प्रश्न है, झारखंड के हिस्से का 1,38,000 करोड़ रुपया बकाया है केंद्र सरकार पर। महोदय, 1,38,000 करोड़ नहीं महोदय, झारखंड सरकार का सरकारी कोल कंपनियां भारत सरकार का उपक्रम के पास विभिन्न मदों में 1,36,042 करोड़ रुपया वर्ष 2022 तक अद्यतन सूद की गणना को छोड़कर बकाया है महोदय। और माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा कि भाई किन किन मदों पर इसकी बकाया है, तो उसका कुल विस्तार है महोदय। ड्यूज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन में 1,01,142 करोड़ है महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन काउज सेक्शन 21(5) ऑफ MMDR एक्ट में 32,000 करोड़ है महोदय। ड्यूज ऑफ वास्ट कोल में महोदय 2,900 करोड़ है महोदय। इस तरह से कुल 1,36,042 करोड़ रुपया बाकी है महोदय। महोदय, मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि इसमें जो 1,01,142 रुपया है, इसमें कितना रुपया ओरिजिनल डिमांड का है और कितना सूद का है, जो राजस्व विभाग से संबंधित है। उत्तर में ही लिखा गया है कि ये राजस्व विभाग, राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, तो कितना ओरिजिनल है, कितना इस पर इंटरेस्ट लगा, सूद लगाया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जोग आया है, अभी डिटेल नहीं आया है महोदय। ये कॉमन काउज डिमांड और कोल कमर्सेशन का डिटेल है महोदय, और वास्ट कोल का डिटेल है महोदय। जो 1,01,142 करोड़ का जो माननीय मंत्री जी, उसका डिटेल हम अभी थोड़ी देर में दे देते हैं। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री मदद करना चाहते हैं, बोलिए। महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी की आशंकाओं या फिर जो उनकी इच्छा है जानने की कि ब्रेकअप क्या है, इस संदर्भ में हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि 10-15 दिन पहले मैं इसी राशि को लेने के लिए, मांग करने के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से मिला था। महोदय, ये पहला अवसर था, जबकि कई अवसरों पर केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधियों ने ये कहा कि झारखंड के पास हमारा कोई बकाया नहीं है, हमें झारखंड को कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन जब हमारी मुलाकात कोयला मंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि झारखंड की राशि देनी है, हमें बकाया है, हम देंगे, वो झारखंड का अधिकार बनता है, झारखंड को मिलना चाहिए। उन्होंने वो ये स्वीकार किया। सबसे अच्छी बात ये रही, जो माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी जानना चाहते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है, इंटरेस्ट की राशि क्या है, कैपिटल मनी क्या है,
इस संदर्भ में हम आपको बताएं कि माननीय कोयला मंत्री जी के साथ हमारी जो वार्ता हुई है उसमें ये बातें उठकर आई हैं कि इस संदर्भ में वास्तविक आकलन के लिए भारत सरकार कोयला मंत्रालय की एक टीम भेजेगी जिसमें राज्य माइंस डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर होंगे और ये दोनों टीम बैठ करके ये वास्तविक आकलन करेंगे कि किस हेड में कितना पैसा बाकी है, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन, ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज या फिर वॉस्ट कॉल, इस सेक्टर में जो पैसा बाकी है एक्चुअल कितना बाकी है। हमने कहा कि बिल्कुल ये बात स्वीकार है, दोनों केंद्र और राज्य के अधिकारी बैठ करके निर्णय कर ले और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि जो भी राशि निकलेगी उस वार्ता के बाद वो राशि हम झारखंड को देंगे। हो गया सर, जो कुछ ना कुछ है जिसको सरकार छुपाना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि अगर ये बकाया है तो राज्य का हित है सभी मिलकर बकाया को वसूलने के लिए जोर लगाए, बकाया वसूला जाना चाहिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो माननीय श्री सुखदेव सिंह जी जब मुख्य सचिव थे, इन्होंने 22 मार्च 2022 को एक पत्र भेजा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल को और इसमें उन्होंने एक एनेक्सर दिया है जिसके हिसाब से जो राजस्व विभाग से संबंधित मामला है लैंड कंपनसेशन का, वो 2009 का बकाया है महोदय, 2009 तक का बकाया है और वह 2009 तक का बकाया 41,142 करोड़ है। अब उसके बाद हर साल उस पर सूद जोड़ा गया है, तो मूलधन है 41,142 और सूद जोड़ लिया गया 60,000 करोड़ से ऊपर, तो हो गया ये 1,005 करोड़। माननीय मंत्री जी से मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो राजस्व विभाग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग सहमत है कि इस बकाया पर सूद लिया जाना चाहिए? एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री से बात करके कमेटी बनी है। महोदय, जब ये सारे मामले, वास्ट कोल का मामला, कॉमन कॉज का मामला, ये सबका सब या तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। एक ट्रिब्यूनल है, ये संवैधानिक रूप से बनाई गई संस्था है, तो ट्रिब्यूनल जो निर्णय देगा उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कमेटी क्या कर सकती है? तो मैं यही जानना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल में अगर मामला पेंडिंग है हमारे बकाया का, तो वहां से वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है? हाईकोर्ट ने अगर नो कोएर्सिव एक्शन का आदेश किया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसके तहत टाटा स्टील ने पेमेंट कर दिया, तो राज्य की सरकार आईए फाइल करके हाईकोर्ट से क्यों नहीं क्लियर कराती है कि जो आप नो कोएर्सिव एक्शन आपने रखा है उसको हटाइए और हम इनसे वसूलें। हम लोग चाहते हैं सरकार वसूल जान लेते हैं माननीय सदस्य, मगर जो मामला हाईकोर्ट में है, जो मामला केंद्रीय ट्रिब्यूनल में है और वहां विचार हो रहा है, उसमें सरकार तो कोई जोर नहीं लगा रही है कि वहां फैसला हो जाए, हमको मिल जाए। अब केंद्रीय मंत्री से बात करके कोई कमेटी बनाने से एक आकलन हो जाएगा, मगर पेमेंट थोड़ी केंद्र सरकार कर देगी। हर लीज एक अलग इकाई होती है, कोल कंपनियां कंपनी जैसे चलती है और हर लीज पर अलग अलग फैसला होगा। तो ये फैसला कराने में सरकार का खान विभाग या राजस्व विभाग क्यों नहीं जोर लगाता है कि हम फैसला करा दें? तो इसको हम पब्लिक इशू बनाते हैं बाहर में कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया है और वसूलने में हम उसमें फिसड्डी हैं और 41,000 करोड़ मूलधन है और 60,000 करोड़ सूद है। अब राजस्व विभाग के नियम के हिसाब से सूद एप्लीकेबल है कि नहीं, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पूरक प्रश्न है कि आखिर कब कब कितना पेमेंट का बकाया है महोदय, तो इसके लिए खान और भूतत्व विभाग 1/3/2025 को जो आकलन करने के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है, जो वहां पर उनको WPC दायर हुआ है, उसके लिए कमेटी बना है महोदय 1/3/2025 को। उस विभागीय अनुमोदन के प्रदान का शपथ पत्र दायर करेगी महोदय कि न्यायालय में जो कंपनियां गई है, कुछ कंपनियां न्यायालय में गई है और न्यायालय में उसको WPC के माध्यम से राज्य सरकार जो है 1/3/2025 को कमेटी गठन की है, वो शपथ पत्र दायर करेगी। और माननीय मंत्री का माननीय सदस्य का दूसरा चिंता है उनका कि भाई कब पत्र लिखा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 24/6/2020 को, 2/3/2022 को,
11/4/2022 को और 23/1/2023 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कोयला मंत्री जी को। और जहां तक एक दूसरा उनका जो विषय रहा महोदय कि आखिर कि उनको जो 1,36,000 करोड़ का जो डिटेल है महोदय, ये पूरे डिटेल वहां पर दिया हुआ है महोदय। पूरे डिटेल में हम समझते हैं कि दिया हुआ है, पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है महोदय। सुखदेव सिंह भी अपने पत्र में 4/10/2022 को जो पत्र है उनमें 1,36,000 करोड़ जिक्र है महोदय। इसलिए स्पष्ट है महोदय, केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ और इधर सूद की गणना बाकी है महोदय। चलिए सरजू बाबू। महोदय, एक तो राज्य की सरकार सूद की राशि स्वीकार नहीं कर रही है। मेरा प्रश्न यही है कि राजस्व विभाग का ये मामला है, तो राजस्व विभाग ने कभी कहा है कि इस बकाया राशि पर जो 2009 तक का है उस पर सूद वसूलना जायज होगा? ये सरकार नहीं बता रही है। उतने में जान लीजिए, दूसरा मैं एक और उतने में सूद आप लेना चाह रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उसका सूद का गणना हो रहा है महोदय। राज्य सरकार क्यों सूद छोड़ेगी? मुनासिब करेंगे, मुनासिब सूद जो उचित सूद है हम लोग लेंगे महोदय। चलिए आगे और कुछ इसमें राजस्व विभाग का क्या मंतव्य? एक तो ये, दूसरा कि जब ये सारे मामले हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल में हैं, हर लीज एक इंडिपेंडेंट इकाई होती है, एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं नियम के हिसाब से। अब ये कॉमन काज के बारे कर रहे हैं, ये तब लगता है राशि जब कोई कंपनी जीतने के लिए उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, उससे ज़्यादा माइनिंग कर लेती है, फिर आरोप लगता है आपने ज़्यादा माइनिंग किया है, तब इस पर फाइन होता है और 32,000 करोड़ रुपया उसका है। इसको कंपनियों ने चैलेंज किया है ट्रिब्यूनल में फैसला नहीं हो रहा है। तो विभाग जब तक फैसला नहीं कराएगा तो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री अनंत काल तक केंद्रीय मंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। अब उसका जवाब, ये मामला न्यायाधिकरण के अधीन है। न्यायाधिकरण में जाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? आप न्यायाधिकरण में जो मामला लंबित है उसको फाइनल करने के लिए आपका क्या प्रक्रिया है बता दें बस। महोदय, तो मैंने तो पूर्व में भी कहा है महोदय कि 1/3/2025 को कमेटी गठित किया गया है, उसके आकलन किया जा रहा है, उसकी मूल्यांकन कर रहा है, सूद की अद्यतन स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि आखिर कितना आएगा महोदय। और कई कंपनियां जो माननीय उच्च न्यायालय में गया है उसके साथ में शपथ पत्र दायर करके हम लोग बैठ करके कमेटी बना के हर हाल में महोदय हम लोग सही आंकड़ा दे करके सूद का गणना करते हुए सही आंकड़ा दे करके हम लोग राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसा लाने का काम करेंगे महोदय, मांगने का काम करेंगे महोदय। हो गया सर जी। अब राज सिन्हा जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि एक कमेटी बनाए इन्होंने हाल में, केंद्र सरकार राज्य सरकार की। मेरा ये कहना है कि कमेटी बनाना राजनीतिक निर्णय है, वैधानिक निर्णय नहीं है। वैधानिक निर्णय के हिसाब से सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मान्य सदस्य, अब सरकार आंकड़े महोदय, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, नहीं कर रही है। उनको जो भी वैधानिक काम समझ में आ रहा है वो सब काम कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष आपको मिलेगा। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है वसूलने के लिए। सरकार केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच रखने की बात कर रही है। मैं तो यही कर रहा हूं कि कानूनी मान्य सदस्य इतने कार्रवाई का सूचना आपके समक्ष सदन के समक्ष रखे, आप देख लीजिए उसको। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सदस्य ने ये कहा है कि राज्य सरकार जो कार्रवाई कर रही है 1,36,000 करोड़ रुपया लेने के लिए, वो राजनीतिक है। महोदय, मैं ये बात नहीं मानता हूँ। काफी वरिष्ठ हमारे सरयू राय जी सदस्य हैं इस सदन के। ऐसे जब बकाये होते तो उस पर कोई राजनीतिक आधार नहीं होता, बल्कि आधिकारिक और प्रशासनिक अधिकार होता है। आपने कहा कि ट्रिब्यूनल में हम क्यों नहीं जाते। महोदय, अगर ट्रिब्यूनल में भी हम जाएं तो अंततः कोयला मंत्रालय का ये कहना है कि हम एक्चुअल समीक्षा कर लें, वास्तविक आकलन कर लें कि कितना पैसा बकाया है। हम बोल रहे, राज्य सरकार बोल रही 1,36,000 करोड़। केंद्र सरकार को आशंका है कि शायद ये राशि सही है अथवा नहीं भी सही हो सकती। तो ट्रिब्यूनल भी डिपेंड करेगा इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कि वास्तविक बकाया कितना है, तभी वो। मैं तो ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार इस तरह की मांग करके, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो या ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन हो, जब तक इस प्रक्रिया को हम पूरी नहीं करेंगे तब तक वो भी कोई निर्णय लेने के अधिकार में नहीं होंगे। मैं माननीय सदस्य जी से ये चाहता हूं कि आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सही है। सरकार, आपने ये भी कहा कि हम सूद की राशि लेंगे कि नहीं लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। महोदय,
हम जब एक साहूकार से पैसा लेते हैं 100 रुपया तो इंटरेस्ट देते हैं। यहाँ तो एक राज्य सत्ता केंद्र के सत्ता से बकाया राशि की मांग कर रही है, और जब हमारा पैसा वहां बाकी है उस पर जितने दिनों से वर्षों से नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि हम इंटरेस्ट की राशि क्यों छोड़ेंगे। भारत सरकार भी नहीं छोड़ती है महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य से ये जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, ये राशि झारखंड को मिले, ये राशि सही है अथवा नहीं है, या भारत सरकार अगर ट्रिब्यूनल के नाम पर इसे समय लेना चाहती है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। एक मिनट सरजू बाबू, आप इस पर कुछ पूछना चाह रहे थे? एक मिनट, एक सेकंड कुछ पूछना चाह रहे थे, आप ही को मदद करना चाह रहे थे। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरजू राय जी ने जो क्वेश्चन किया है अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय मंत्री योगेंद्र जी ने अभी जवाब दिया कि 1/3/2025 को इन्होंने कमेटी बनाई है। इन्होंने अभी कहा 1/3/2025, इसी महीना का आज 3 तारीख है, 2 दिन पहले बनाया। इसका अर्थ यह हुआ अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य सरजू राय जी ने जब क्वेश्चन किया है तब सरकार उस पर कमेटी बनाई है, अन्यथा इतने दिनों तक राजनीति ही खेल रही है। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, चलिए सरजू बाबू। महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की जो जिज्ञासा है, मैं इतना ही उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है। केंद्र सरकार की कंपनियां जो इस राज्य में बिजनेस कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, उनके साथ राज्य सरकार का मामला है। और मैंने पहले भी कहा था कि हर एक लीज, कई लीज में ये मामला आया है, वाशिंग को से लेके और MMRDR एक्ट का जो मामला है कॉमन काज में, वो अलग अलग लीज में अलग अलग निर्णय हुआ है, सरकार ने एक साथ जोड़ा है उसको। तो एक एक लीज एक अलग यूनिट है, और न्यायाधिकरण में, ट्रिब्यूनल में मामले चल रहे हैं, सरकार को जाना नहीं है, पहले से चल रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने अगर कहीं रोक लगा दिया है, हम हाईकोर्ट में जाएं, कहीं इसको हटाइए। वास्ट कोल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और टाटा स्टील ने पेमेंट किया, और अगर यही मामला कई लीज के बारे में हाईकोर्ट में है तो सरकार को एक आईए फाइल करना चाहिए, महाधिवक्ता से कहना चाहिए कि आप फाइल करिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हमको मिले, ये सरकार करे। और जो ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में फैसला जिस एक्ट में एक्विजिशन हुआ है लैंड का, कोल माइंस बियरिंग एक्ट में, उसके जो प्रावधान हैं, सरकार के जो प्रावधान हैं एक्विजिशन के, इन सबों को लेकर ट्रिब्यूनल में एक एक लीज पर बात होगी। और कोई 1 मार्च को आपने कमेटी बना दिया तो ये कमेटी ट्रिब्यूनल को सुपरसीड नहीं करेगी। इस कमेटी को कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसमें कुछ भी करें आप। इसलिए जो जो आपने बकाया की मांग किया है एक एक लीज के बारे में, जो ट्रिब्यूनल में है ट्रिब्यूनल में जाके वसूलिए, और जो हाईकोर्ट में जाके वसूलिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी सक्षम कार्रवाई करे कि ये वसूला जाए। ठीक, और इस तरह से कमेटी बनती रहेगी, ठीक है, तो और विलम्ब होते रहे। हाँ, ठीक महोदय, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल एक लाइन में जवाब महोदय, हम पहले से भी एक लाइन में देने का। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का चिंता था कि लैंड के कहाँ का, तो मैं चाहूंगा महोदय उनको कॉपी भेज दे रहा हूँ कि कहाँ का लैंड का, किस किस जिला का, कितना जेजेएम का है, कितना जीएम का बकाया हूँ, मैं भेज दे रहा हूँ। दूसरा महोदय ये कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को कि सुझाव अच्छा है, अति शीघ्र हम लोग सरकार जो है आईए सहित अन्य कानूनी विकल्प पर जल्द निर्णय लेगी, समीक्षा की जाएगी, और उसके उपरांत केंद्र सरकार से पैसा लेंगे महोदय, सूद समेत लेने का काम करेंगे हम। ठीक, माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है महोदय, बिल्कुल भ्रामक प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न के जवाब में। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह पूछा हूं कि धनबाद जिला में कितने थाना है, कितने ओपी हैं। इन्होंने जवाब दिया पूरे धनबाद में, यह गलती छपा हुआ आबादी 3 करोड़ नहीं 30 लाख से अधिक है।
धनबाद जिला अंतर्गत 37 थाना 24 ओपी कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं सदन को। जहां तक मेरी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, नेशनल पुलिस कमीशन के मानक के अनुरूप न तो थानों का सृजन हुआ है इस राज्य के अंदर और न ही ओपी का सृजन हुआ है। जितने भी ओपी और थाना है अध्यक्ष महोदय, वे सभी मुझे लगता है कि 90 के दशक के ही इस राज्य के अंदर हैं, या कि हमारे जिले में तो जरूर है अध्यक्ष महोदय। और दुख तो इस बात का है कि जितने ओपी हैं, प्रश्न का जवाब में तो आ गया कि 24 ओपी कार्यरत हैं, जितने भी ओपी अध्यक्ष महोदय उसमें FIR तक नहीं होता। वृद्ध महिला बच्चा के साथ अगर कुछ घटना होती है तो उसको भटकना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। और यहां तक कि जितने ओपी हैं खास करके वो सब किराए के मकान में चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पुलिस कर्मियों को मान्य सही वातावरण भी नहीं मिल रहा। एक मिनट मान्य सर, आपको ही सहयोग कर रहा है, आपको ही सहयोग कर रहा है। मोटा मोटी आपका प्रश्न आने के बाद सरकार की तरफ से आपको जवाब भी मिल गया, जवाब पढ़ भी लिए। अब जवाब पढ़ने के क्रम में आप और थाना बनवाना चाहते हैं तो ये पूछिए, या उनके व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, उस पर आइए, तब न जवाब देने में सुविधा होगा। अपना पूरक रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या सही है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अनुरूप 24 जिलों में वर्तमान थाना संख्या के अनुपात में अतिरिक्त थानों का सृजन न होना, अपेक्षित पुलिस कर्मियों के अभाव के कारण राज्य में अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ी हैं, तो सरकार का जवाब अध्यक्ष महोदय है कि राज्य के अंतर्गत विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, कोई अप्रत्याशित घटना घटित नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। ये सभी मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अपने हृदय पर हाथ रख करके वो विचार करें अध्यक्ष महोदय। प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पूछिए ना, तब ना असल चीज आएगा। मेरा अध्यक्ष महोदय यही प्रश्न है पहला कि क्या इस राज्य गठन के बाद पुलिस नेशनल पुलिस कमीशन के मानक के अनुरूप यहां कितने थाना और ओपी का गठन हुआ अध्यक्ष महोदय? यह पहला मेरा प्रश्न। अब आप कुछ सुन लीजिए, मान्य कौन जवाब कौन दे रहे? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है बिल्कुल लाजमी है महोदय, और उनका पूरक प्रश्न है यह महोदय कि धनबाद में, खास करके धनबाद जिला के, जहां पर उनका चिंता है कि आबादी शायद गलत मिसप्रिंट किया है, 30 लाख गलत किए हैं, 30 लाख है। वहां मैं बता देना चाहता हूं महोदय माननीय सदस्य को कि धनबाद जिला में कुल 37 थाना है और 24 ओपी है महोदय, और पूरे हाईटेक तरीके से हमारी थाना काम कर रही है महोदय। अब दूसरा माननीय सदस्य का जो चिंता है कि नया थाना खोलने का सरकार विचार रखती है क्या, तो महोदय उनका जो क्वेश्चन रहा है कि नेशनल पुलिस कमीशन के आधार पर थाना खोलने के लिए कह रहे हैं महोदय, तो हमारा SOP है महोदय, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग का अधिसूचना 250 के आलोक में आवश्यकता अनुसार हम लोग थाना भी खोलते हैं महोदय, अपग्रेड भी करते हैं, हाईटेक भी करते हैं। जरूरत के हिसाब से हम लोग कई थाना का राज्य बनने के बाद सृजन भी हुआ है महोदय। और रह गया उनका दूसरा चिंता कि महोदय आज विधि व्यवस्था की समस्या है। महोदय मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि विधि व्यवस्था की समस्या कहीं नहीं है महोदय, अगर कहीं होता भी है तो उसको निष्पादन कर दिया जाता है महोदय। कहीं विधि व्यवस्था की समस्या उस तरह की नहीं है कि इसकी चिंता व्यक्त किया जा सके। अध्यक्ष महोदय अभी वैसे नहीं मान्य सदस्य, वैसे नहीं। आप 5 आदमी खड़ा हो गए, 5 आदमी खड़ा हो गए तो आसन 5 आदमी को कैसे मौका देगा? आपको अगर इतना ही चिंता था मान्य सदस्य, तो आपको भी क्वेश्चन के रूप में आना चाहिए था ना। जैसे मान्य सदस्य हमारे राज सिन्हा जी आए तो उसी तरह से आना चाहिए, तब ना जवाब मिलेगा। अब 5 आदमी इन्हीं पर कूद गए तो ऐसे नहीं होता है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि कहीं कोई, मैं अध्यक्ष महोदय मेरा मकसद यह नहीं कि मैं सरकार का खिंचाई करूं, मैं केवल आज बजट है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि आज 80% केस में अपराधी बरी हो जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय।
धनबाद तो खास करके अध्यक्ष महोदय रोज फोन आता है अपराधियों का, रोज अपराधियों का फोन आता है, 1 करोड़ दो, 30 लाख दो, इतना दो नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे अध्यक्ष महोदय। पिछले सत्र में इसी सदन में अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा गैर सरकारी में माननीय मंत्री जी ने कहा था उस समय कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये होगा वो होगा दिस डैट। आज एसपी साहब को अगर हम फोन करते हैं अध्यक्ष महोदय, किसी आदमी को फोन आया, कोई डॉक्टर को आया, कोई इंजीनियर को आया, कोई व्यापारी को आया, एसपी साहब को एसएसपी साहब को फोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास फोर्स की बहुत कमी है, बोलिए सुरक्षा अपनाए, घर में रहे, मैं पेट्रोलिंग या पे ये सब भेज दूंगा कभी कभी, बाकी उनको सुरक्षा और बॉडीगार्ड देना हमारे लिए संभव नहीं है, मेरे पास फोर्स की बहुत कमी। और अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया अध्यक्ष महोदय, अभी तक रोज फोन आ, सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। आज जो आंकड़े सरकार दे रही है वहां पे अध्यक्ष महोदय 2522 स्वीकृत पद है, जबकि 1694 फोर्स है। हालांकि यह भी भ्रामक है, यह पता कीजिएगा अध्यक्ष महोदय। यह जो स्थिति है धनबाद जैसे जिले में अध्यक्ष महोदय, जहां लगातार अपराध, आर्थिक अपराध भी होते हैं, रोज छीना झपटी, चेन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल से आया लड़का चेन स्नैचिंग करके चल गया, थाना एफआईआर नहीं लेता अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति अध्यक्ष महोदय। तो मेरा यही आग्रह है मंत्री से, यही प्रश्न है कि यह अपना इस बात को चिंता छोड़ दे कि सरकार है तो हम कैसे स्वीकार कर ले। अध्यक्ष महोदय थोड़ा दिल मंत्री जी बड़ा करे और वहां के थाना, वहां के थाना ओपी और वहां के फोर्स को, वहां वैकेंसी जितनी है उनको भरने का, नए ओपी नए थाना बनाने का विचार सरकार रखती है। ठीक, नए थाना निर्माण का मांग है माननीय सदस्य को और रिक्त पद को भरने का मांग है। बिल्कुल महोदय देखिए उनका जो पूरक प्रश्न था, और जब भी उन्होंने कहा कि वहां कई टेलीफोन आते रहते हैं और कई अपराधी साक्ष्य के अभाव में छूट गए, बरी हो गए, एसएसपी को फोन करने पर कहते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करो, इस तरह का उनका बयान हास्यास्पद है महोदय। मैं बता देना चाहता हूं सदन को महोदय कि धनबाद में कई ऐसे घटना जो जटिलतम घटना में आता है उसकी उद्बोधन किया गया है महोदय, शायद उनके क्षेत्र में उद्बोधन हुआ है, तो शायद माननीय सदस्य को इस बात की चिंता लाजमी है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग और सशक्त बने। आवश्यकता अनुसार महोदय गृह कारा विभाग सरकार थाना खोलने का काम करेगी महोदय। धन्यवाद। चलिए माननीय सदस्य पूर्णिमा साहू जी, अब छोड़ दीजिए, अब हो गया, अब और दूसरे प्रश्न लेने दीजिए। राज सिन्हा जी हो गया ना, आप थाना खोलने का बात किए, रिक्ति के लिए तो मंत्री आश्वासन दिया आपको। पूर्णिमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य के कुल 403 करोड़ से अधिक की राशि का डीसी बिल विपत्र लंबित है? क्या यह बात सही है कि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के विशुद्ध समायोजित इतनी बड़ी राशि वित्तीय अनियमितता का प्रतीक है? सरकार का जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, इससे दो बातें स्पष्ट है कि पहला है कि ऐसी विपत्र की विशुद्ध समायोजित राशि सरकार के संज्ञान में है, और दूसरी बात ये कि सरकार इसको अनियमितता नहीं मानती। तो मेरा पूरक प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि सरकार इसे अनियमितता क्यों नहीं मानती, जबकि इसे नियम के अनुसार समायोजित किया गया है, और जबकि यह मामला वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का है जी। और खंड 2 में अध्यक्ष महोदय एक साथ ही बोल देती हूँ, खंड 2 में यह उत्तर दिया गया है कि सितंबर 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है महोदय। सितंबर 2024 को विभागों के 6 माह के अंदर समायोजन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इस जवाब से प्रतीत होता है कि लगभग 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक एक्शन प्लान ही प्राप्त नहीं हुआ है, तो समायोजन की राशि, समायोजन जो है वो कैसे निर्धारित किया जाए? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य ने एक आशंका जाहिर की है और कहा है कि सरकार इस बड़ी राशि को वित्तीय अनियमितता नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है मैं बताता हूं आपको। झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 187 के तहत ऐसी विपत्रों पर की गई निकासी के विरुद्ध 6 माह के अंतर्गत डीसी विपत्र समर्पित किया जाना नियमानुकूल है तथा उक्त अवधि के बाद ऐसी विपत्रों पर निकासी प्रतिबंधित है।
वैसी राशि, वैसे योजनाओं की राशि जिस पर डीसी बिल नहीं हुआ है 6 महीने के अंदर, सरकार ने वैसे विपत्रों के भुगतान पर रोक लगा दिया है या निकासी पर भी रोक लगा दिया है महोदय। जहां तक प्रश्न आपका ये है कि ये अनियमितता माना जाए या न माना जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि झारखंड कोषागार संहिता के नियमों के अनुसार ये अनियमितता नहीं है महोदय। दूसरा पूरक प्रश्न आपका था, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23/9/2024 को संपन्न बैठक, सिर्फ एक ही बैठक नहीं हुई महोदय, इस संदर्भ में अब से लेकर, उस समय से लेकर अब तक 8 बैठकें हुई और 8 बैठक मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में, डायरेक्टर, ओएसडी सदस्य राजस्व परिषद, विशेष सचिव, सदस्य राजस्व परिषद के द्वारा लगभग 8 बैठकें हुई है। और उस बैठक में जो कहा गया है उन्हें, वो ये निर्देश दिया गया है जिसकी जानकारी हम माननीय सदस्य को देना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक IFMS के आंकड़ों के अनुसार कुल 5033.11 करोड़ का एसी विपत्र लंबित था, जिसके समायोजन हेतु सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में संपन्न बैठक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक तथा वित्त विभाग के स्तर पर आयोजित निरंतर समीक्षात्मक बैठकों के फलस्वरूप अब तक 2035.80 करोड़ का समायोजन किया गया है महोदय। उसके बाद 244.90 करोड़ की डीसी विपत्र महालेखाकार कार्यालय के समायोजन हेतु समर्पित है। शेष 2752.41 करोड़ का समायोजन हेतु मुख्य सचिव के अध्यक्षता में दिनांक 23/9/2024 को संपन्न बैठक में सभी विभागों को 6 माह के अंदर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की ओर से उस डीसी बिल को, एसी बिल को समायोजन करने की प्रक्रिया चल रही है महोदय। और कुछ पूछना हो गया? अध्यक्ष महोदय, 23/9/2024 से अभी तक 6 माह लगभग पूरे हो चुके हैं, तो 6 माह होने के बावजूद जो एक्शन प्लान जो है वो ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ मंत्री महोदय से यही आग्रह करती हूँ कि समायोजन की जो तिथि है वो निश्चित की जाए और मामला जो है टाला ना जाए, उसे शीघ्र जो है समायोजन का तिथि की मांग है। आप कुछ बोलना चाहते हैं उसमें? मत सहयोग करिए सीपी बाबू, बहुत सुंदर प्रश्न किए, बहुत क्लियर साफ सुथरा प्रश्न है और उत्तर भी हमको लगता है कि साफ सुथरा है। अब उसको डाइल्यूट मत कर दीजिए। क्या बोल रहे थे नवीन जी? बोलिए। इसमें माननीय सदस्य जी का प्रश्न स्पष्ट है। ये मामला, ये जो कमेटी बना है 23/9/2024 को हुआ है, ये इनका प्रश्न 22-23 का है अध्यक्ष महोदय। 22-23, 23-24 और 24-25, 25 खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय। मतलब अब खत्म, 31 मार्च मतलब खत्म के कगार में 3 साल बीतने को है। इनका प्रश्न जो है 22-23 का ही समायोजित नहीं हुआ है। तो स्पष्ट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी कहें कि 22-23 का समायोजन इतना तारीख तक हो जाएगा। 23-24 का जो बीत गया है, अब सर 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल हो गया, अब तो डेट निर्धारित कर दें। चलिए, वो माननीय सदस्य कौन तिथि में आप समायोजन करिएगा? महोदय, माननीय सदस्य और माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी का ये कहना है कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए और समायोजन उस डेट में हो जाना चाहिए। महोदय, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एसी-डीसी बिल के समायोजन का जहां तक प्रश्न है, कोई एक वित्तीय वर्ष का मामला नहीं, और याद नहीं कि अगर हम कोई डेट फिक्स करके उसको निर्धारित भी कर दे, समायोजित भी कर दे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 2024-25, 25-26 आने वाले वर्ष में ये मामला पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगा। ये मामला निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है महोदय। अगर हम आज के तारीख में समायोजन की सारी बातों को, सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन की समस्या बनी नहीं रह जाएगी। मैं आपकी आशंका को दूर करते हुए कहना चाहता हूं कि हम खुद अपने, सरकार स्वयं वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से जो वित्तीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत मसले आते हैं, हम उसके प्रति गंभीर हैं और हमारी पूरी कोशिश है, मैंने बताया आपके माध्यम से सदन को,
कि अब तक इतनी बैठक कहीं दूसरी जगह नहीं हुई होगी। समायोजन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने, सरकार ने 8 बैठकें की है महोदय। आप इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कि ये जो एसीडीसी बिल का मामला आता है उसके समायोजन के संदर्भ में सरकार गंभीर है और हमारी कोशिश चल रही है और ये कोशिश लगातार आगे वित्तीय वर्ष में भी चलेगी महोदय। तारांकित प्रश्न अरूप चटर्जी जी। अरूप चटर्जी, अच्छा उसको पुट कर देते हैं, चलिए पुट कर देते हैं, तारांकित उसको पुट कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका बताइए। मेरी व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था यह है अध्यक्ष महोदय कि आपने 2 दिनों तक हम यहाँ ट्रेनिंग कैंप लगाया था। हमें लगता है कि सचिवालय को, आपके सभा सचिवालय को ट्रेनिंग देना चाहिए। आप जिस प्रश्न को पूट कर रहे हैं अमित जी का, क्या वह प्रश्न अल्पसूचित लायक है? उसके नीचे मेरे प्रश्न है। आप बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को, जो एक व्यक्ति से जुड़े हुए आप मेरी पूरी बात होने दीजिए अध्यक्ष महोदय, तब आप निर्णय दे तो बेहतर होगा। आप प्रश्न को पढ़े, अगर मैं गलत हूं तो आप सीधे कहे कि नहीं आप गलत है, ये प्रश्न अल्पसूचित के लायक है और सभा सचिवालय ने ठीक किया है। वरना एक कमेटी बनाई, इस प्रकार बार बार चीजों को सामने आता है। भाई अल्पसूचित में वही प्रश्न आएंगे जो राज्य स्तरीय प्रश्न होगा, जो पूरे राज्य को कवर करता होगा। एक व्यक्ति के प्रश्न को आप अल्पसूचित में लेते हैं, जिन कारणों से राज्य स्तर के प्रश्न नीचे चले जाते हैं। मेरा ये व्यवस्था है। आप देखें, जो हमने इसके ठीक बाद प्रश्न आया सहारा इंडिया का, वो 10 लाख निवेशकों का मामला है अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का कमिटमेंट है कि हम उनको पैसा दिलाने के प्रयास करेंगे। आप देखें, उस प्रश्न को आप पूट करें, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा, क्योंकि ये आपके सभा सचिवालय की। मान्य सदस्य, मैं बता दूं, सदन का परिपाटी के मुताबिक हम लोग जितने प्रश्न उत्तरित हुए उसके बाद वाला प्रश्न को ही लेने की परिपाटी है। लेकिन मैं आपका प्रश्न का महत्ता को समझता हूं, जो कि इस विषय पर पूर्व विधानसभाओं में भी बहुत व्यापक चर्चा भी हुआ है और जरूरत की चीज है। और मेरा नियमावली में ये चीज है नहीं। मैं सभा सचिवालय से बात करके उसको भी, उस प्रश्न का देखते हैं क्या किया जा सकता है। विशेषाधिकार का उपयोग करें, आसन को विशेषाधिकार है। मेरा विनम्र आग्रह होगा कि राज्य हित में विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उस प्रश्न को भी पूट करें। अच्छा, मैं नहीं, इनका प्रश्न है सहारा इंडिया को लेकर के, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई शब्द दो मत नहीं। मैं भी, आसन भी इसको स्वीकार करता है, आसन भी इसको स्वीकार करता है। प्रश्न डिस्कशन और डिबेट का विषय है, लेकिन संचालन का जो नियमावली है वो थोड़ा इससे। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने जो भी प्रश्न किया है सहारा से संबंधित, ये राज्य स्तरीय विषय है अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह से होगा कि इसको यदि पुट करते हैं तो फिर ये परंपरा बन जाएगी। मेरा आग्रह है कि इनसे आज ही ले लीजिए, ध्यानाकर्षण ले लीजिए अध्यक्ष महोदय, और प्रायोरिटी देकर के ध्यानाकर्षण में ले लीजिए सवाल को। मैं ये नहीं कह रहा कुछ सवाल मत लीजिए, लेकिन ये परिपाटी अच्छी नहीं होगी। कि जीवन में पहली बार अच्छी सलाह दी है, मैं इन्हें थैंक्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तब उन्हीं का बात रह गया। सही बोले, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी सहमत। इसको ध्यानाकर्षण में डाला जाए, मैं सहमत हूँ। ठीक ठीक, इसको ध्यानाकर्षण में डाल दो। बोलिए अरूप चटर्जी जी। अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सामान्य आरक्षी और हवलदार की पदों को, रिक्त पदों को भरने के सवाल पर है। सरकार ने जो जवाब दिया है वो जो विज्ञापन संख्या 17/2023 को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें धनबाद में भी 337 रिक्त पदों उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन 2023 की विज्ञापन और अभी अगर आप देखिएगा पहला ये में प्रश्न में, उसमें सरकार ये भी मान रही है जो धनबाद में ही 686 पद है आरक्षी का और हवलदार का 142 है, जबकि विज्ञापित जो हुआ था उसमें निकला था 337 रिक्त पद। तो
फिर से दोबारा विज्ञापन निकालकर कब तक इस पदों को भरा जाएगा? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है कि धनबाद जिला में हवलदार का 147 पद रिक्त है और आरक्षी का 686 पद अभी तक रिक्त है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि धनबाद जिला में सामान्य हवलदार का 142 सीट अभी रिक्त है और सामान्य आरक्षी का महोदय 686 सीट रिक्त है। हवलदार का तो पद का पूर्णतः प्रोन्नति के पद पर आधारित है महोदय, और आरक्षी का जहाँ तक सवाल है कि आरक्षी की रिक्तियां को भरना, तो धनबाद विज्ञापन संख्या 17/23 के द्वारा नियमित प्रक्रिया में है महोदय, और हम समझते हैं कि अति शीघ्र रिक्तियों को भर लिया जाएगा महोदय। ठीक है अनुभव। विज्ञापन है 2025 चल रही है, कब तक भरी जाएगी? ये सरकार एक तिथि निर्धारण करेगी कि नहीं? सरकार के अनुसार शीघ्र आ गया, तब शीघ्र देखिए, शीघ्र में तो कोई तिथि नहीं कर सकता। बिल्कुल महोदय, शीघ्र में हम लोग हैं, शीघ्र में है। 6 महीना या महीना में, साल भर आप एक समय शीघ्र को आप एक समय निर्धारण कर दे, 6 महीना का या 3 महीना या साल भर, जो भी है। 6 महीना, शीघ्र को हम लोग 6 महीना माने। चलिए देखवा लेते हैं महोदय। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह यादव। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि कब तक प्रस्ताव मंगा करके इसको हैदरनगर में शामिल कर देंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे रहे हैं? दीपिका जी। ग्रामीण विकास का है। दीपिका जी का जवाब। और आप प्रश्न देखे नहीं है? सर माननीय मंत्री जी क्षेत्र चली गए थे। नहीं सर, चलिए। वो हस्तांतरित हुआ है सवाल। अध्यक्ष महोदय, एक जवाब दे पाइएगा या इसके पहले वाला ले लें? तो थोड़ा देख लीजिए आप। नहीं जी सर, हम जवाब दे पाएंगे। चलिए। एक ही प्रकार का सवाल कई मान्यों का आया है और पिछले 5 साल में भी नए प्रखंड और अनुमंडल के गठन को लेकर के सवाल आता रहा है। इसमें संकल्प 5495 जो 16/10/2015 को बैठक करके कुछ मापदंड तय किया गया था, क्योंकि कई सारे प्रखंड कम पंचायतों में भी 3, 5, 7 पंचायतों में भी बनाने का काम हो गया था। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सभी मान्यों की जो है मांग रही है। विभाग एक बार इस पर फिर से रिव्यू करके कि जिसकी दूरी अधिक है या फिर पंचायतों की संख्या कम में प्रखंड बनाए गए हैं, इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी जिला या प्रखंड का सृजन करती है जनता की सुविधा के लिए। रामबांध पंचायत को मोहम्मदगंज 11 किलोमीटर दूर है, हैदरनगर 5 किलोमीटर दूर है, तो उसको हैदरनगर में करने में क्या दिक्कत है आपको? आप प्रस्ताव मंगा कर उसको शामिल कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जवाब भी दिया हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से कि 25 किलोमीटर दूरी जो है प्रखंड मुख्यालय से मानने की बात है। उसके बावजूद मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि ऐसे कई सारे प्रश्न हम लोगों के पास है। विभाग इस पर आगे कार्रवाई करके फिर से पूरा रिव्यू करके इस पर कार्रवाई करेगी आगे। अध्यक्ष महोदय, ये पंचायत का मामला है। अध्यक्ष महोदय, 5 किलोमीटर दूर है हैदरनगर से, आप उसका प्रस्ताव मंगा करके उसको अच्छा प्रस्ताव मंगा कर नया सृजन तो करना नहीं है, प्रस्ताव पंचायत को शामिल करना है महोदय। प्रखंड प्रस्ताव मंगा के देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के कई सवाल एक पंचायत को दूसरे प्रखंड में शामिल करने के लिए आम जनता की सहूलियत को लेकर के ऐसे कई सवाल आए हैं, इसको मंगा करके हम लोग दिखवा लेते हैं। धन्यवाद। आनंद प्रताप देव जी, माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, पूछिए। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, क्या ये बात सही है? अनंत प्रताप जी, हम एक स्टेप आगे चलाए। पहले देवेंद्र बाबू का है। देवेंद्र कुमार जी,
आप पूछ लीजिए, उसके बाद उनका है। अध्यक्ष महोदय, की जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत नौनीहाट प्रखंड बनाने का यह मेरा प्रस्ताव है। हुजूर, जरमुंडी प्रखंड की दूरी 12 किलोमीटर और रामगढ़ प्रखंड की दूरी 50 किलोमीटर, जो कि गलत लिखा गया हुजूर, 30 किलोमीटर है, और सरैयाहाट की 24 किलोमीटर और 22 किलोमीटर जामा 24 किलोमीटर। हुजूर, मेरा ये कहना यह है हुजूर कि नौनीहाट ऐसा जगह है, हमें लगता है दुमका जिला के किसी भी प्रखंड अधिसूचित छोड़ नगर को छोड़ दिया जाए, इससे ज्यादा आबादी कहीं नहीं है, किसी पंचायत में नहीं है हुजूर। और यहाँ आज तक प्रखंड नहीं हुआ है। प्रखंड इसलिए मेरा मांग है कि ये 20% शताब्दी मिला, महीनों भर 2 महीनों भर तक बाधित रहता है काम से, मैंने जनता के काम के लिए। आज ये नौनीहाट प्रखंड नहीं, तलधारी होना चाहिए। आज नौनीहाट के सामने 500 फीट के अंदर रामगढ़ प्रखंड पड़ता है, 500 मीटर के आगे, तो वहाँ की जनता 30 किलोमीटर रामगढ़ जाता है। और सरैयाहाट ठीक मेरे 2-3 किलोमीटर पीछे सरैयाहाट है, वो भी वहाँ के 22 किलोमीटर दूर जाते हैं, और जामा तो दूर है ही हुजूर। मेरा ये कहना है कि जरमुंडी के अंदर नौनीहाट को प्रखंड बनाया जाए, यही हमारी मांग है। और ये सरकार का उत्तर जो है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो चिंता है, प्रखंड को, पंचायत को और नगर से संबंधित कई सवाल ऐसे आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने भी ये बात का जवाब दिया है। मैं सदन से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय पर सरकार गंभीर है, और राज्य में जितने भी लगभग हम लोग पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी हैं, सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि अपने विधानसभा के भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए कौन से पंचायत किस प्रखंड में जाना है, कहाँ नए प्रखंड की सृजन होनी है, कहाँ क्या होना है। मैं चाहता हूं कि ये चलते सत्र में ये सारे एक अपना जो इनका विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक संरचना है, उनके विषय पर ये सरकार को अवगत कराएं। इस पर बृहत एक निर्णय लिया जाएगा बहुत जल्द। अध्यक्ष, चलिए ठीक है, इस पर हो रहा है जी। जो चलिए, आपके प्रश्न में पूरा राज्य बच गया। चलिए, अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न जो है, अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला नगर उटारी अनुमंडल में कोषागार की स्थापना नहीं हुई है? खंड 2 में है, क्या यह बात सही है कि वर्णित अनुमंडल कोषागार की स्थापना नहीं होने से यहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि उपरोक्त खंडों को उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार नगर उटारी अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में कोषागार का कार्य ऑनलाइन हो जाने के कारण नए कोषागार की स्थापना वर्तमान के समय विचार नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा ये कहना है कि नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय जो जिला का मुख्यालय है गढ़वा करीब 36 किलोमीटर दूर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कोषागार संबंधित मामला पर निष्पादित होने से लोगों की कठिनाई होगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उप कोषागार की स्थापना की अनुमति नगर उटारी अनुमंडल में स्वीकृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। आपको मैं उत्तर दिलवा रहा हूं, तब तक एक और आगे ले लेता हूं। माननीय रामचंद्र सिंह जी। उत्तर मिला है। इसमें हमने स्पष्ट क्वेश्चन किया था कि जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, टाइगर प्रोजेक्ट है, इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ कोई उस तरह के विकास कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं जिससे वहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। और सरकार दिया है कि होटल वगैरह वगैरह इस तरह के चीज़ के होने से हो जाए, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए अध्यक्ष महोदय विशेष पैकेज के हम मांग किए हैं
तो आखिर विशेष पैकेज हमको कब तक मिलेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जवाब जो आया है उसमें राज्य सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं। इको सेंसिटिव जोन की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है और इको सेंसिटिव जोन में भारत सरकार ने जिन तरह के उद्योगों, जिन तरह के उपक्रमों को अनुमति प्रदान की है, राज्य सरकार उन्हीं पर काम कर सकती है। माननीय सदस्य के प्रश्न में पूरक में हम लोगों ने उनको यह संसूचित किया है कि इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण फैलाने वाले वृहद उद्योगों की स्थापना को छोड़कर अन्य जो छोटे काम हैं, जैसे होटल रिजॉर्ट की स्थापना, प्रदूषण न उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग, स्थानीय समुदाय द्वारा चल रही कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना, तो मैं माननीय सदस्य के अपने क्षेत्र के प्रति चिंता को समझते हुए उनसे ही आग्रह करना चाहूंगा कि वो किस पैकेज के स्वरूप की परिकल्पना करते हैं जो कि इको सेंसिटिव जोन के नियमों के अनुकूल हो। निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से हम यह कहना कर, इन्होंने कहा कि हम किस तरह के परिकल्पना चाहते हैं वहाँ जो भी तृतीय फोर्थ क्लास में बहाली हो, फॉरेस्ट में, पर्यावरण में, जो आपका टूरिज्म में, वहाँ के लोकल लोगों के, जो वहाँ के उस क्षेत्र में प्रभावित लोग हैं, उनकी बहाली वहाँ हो, उनको उसको फायदा मिले। जिस तरह कोई भी काम अगर वहाँ हो, यदि वहाँ लोग नहीं मिले तब बाहर से लोगों को रखा जाए, और नहीं तो वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, इससे वहाँ के लोगों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी यह महसूस करता हूं कि पर्यावरण की संरक्षा के लिए भारत सरकार जितनी चिंतित या गंभीर है, झारखंड की सरकार भी पूरी चिंतित है। मैं तो इस बात का आग्रह करूंगा कि चूंकि वन क्षेत्र सर्वाधिक झारखंड में है, हम लोगों का एरिया भी ज़्यादा है और उसी वजह से इको सेंसिटिव जोन भी हमारे ज़्यादा हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम तो यह चाहेंगे कि हम लोग भारत सरकार से भी इसके लिए आग्रह करें कि भारत सरकार भी पर्यावरण संरक्षा के नाम पर झारखंड को कुछ अतिरिक्त पैकेज दे कि उन क्षेत्रों में जो खास करके इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं, जहां वन और पर्यावरण की संरक्षा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का संयुक्त विषय है, तो निश्चित रूप से एफर्ट भी दोनों के साथ होने चाहिए। तो मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत होते हुए उनसे यह आग्रह करता हूं कि हम लोग जल्दी ही उनसे बात करके निश्चित रूप से भारत सरकार को भी एक आग्रह का पत्र लिखेंगे कि इको सेंसिटिव जोन में लोगों के जीवन यापन की सुविधा को विकसित करने के लिए भारत सरकार भी हमें मदद करे और राज्य सरकार भी निश्चित रूप से मदद करेगी। चलिए महोदय, इसके लिए अपने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत प्रताप देव जी का उत्तर। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य, उप कोषागार का स्थापना का मांग है। उप कोषागार प्रश्न आपको उत्तर उपलब्ध है, आप पूछेंगे या मैं बताऊं? हमारे सिर्फ एक ही मांग है माननीय मंत्री महोदय कि एक उप कोषागार की नगर उटारी की स्थापना की अनुमति नगर उटारी अनुमंडल में स्वीकृत की जाए, क्योंकि 36 किलोमीटर दूर गढ़वा जिला है। आप तो खुद वाकिफ है माननीय मंत्री महोदय। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पे कोषागार नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। इसलिए मैं निवेदन के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि नगर उटारी अनुमंडल में, क्योंकि अब तो कोर्ट भी हो गया, सारा कुछ हो गया है माननीय मंत्री महोदय, इसलिए उप कोषागार का वहां पे अनुमति दिया जाए माननीय मंत्री महोदय। महोदय, सरकार के द्वारा खंड 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोषागार का कार्य ऑनलाइन हो जाने से कोषागारों के साथ साथ विभागों का कार्य भी काफी सुलभ हो गया है। विभागों द्वारा अब ऑनलाइन पद्धति का प्रयोग कर विपत्र का निर्माण किया जा रहा है तथा कार्यालय के स्तर से ही कोषागारों को विपत्र एवं इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली भेज दिया जाता है। कोषागार के स्तर से ही सीधे लाभुक के खाते में ई पेमेंट के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया जाता है। महोदय, ऑनलाइन हो जाने से अनावश्यक विलंब एवं कठिनाई नहीं होती है। लेकिन सरकार ये मानती है सर कि कई ऐसे अनुमंडल हैं, अनुमंडल का निर्माण
विगत 10 वर्षों में हो चुका है, लेकिन वहाँ तक अभी ट्रेजरी नहीं है। हम इस बात को भी मानते हैं कि सरकार का जो ये कहना है कि हम ऑनलाइन की ये सुविधा लोगों को उपलब्ध करा दिया गया, एक कठिनाई ये सरकार देखती है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में ऑनलाइन सिस्टम परफेक्टली वर्क नहीं करता है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे जगहों पर अनुमंडल में कोषागार की स्थापना करने पर आपका प्रश्न बिल्कुल विचारणीय है, सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। अब मंत्री प्रभारी वित्त, माननीय मंत्री प्रभारी वित्त, हाँ आप बोलिए, एक बोलिए। इसको हाईलाइट महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को सूचना देना चाहूंगा। कल रात हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रेडिंग से चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर गांव एक बारात गई थी। लौटने के क्रम में 3:30 बजे भोर को पिकअप वैन में 15 आदमी सवार थे, जो पलट गई। उसमें एक किशोर 17 वर्ष के लक्ष्मण कुमार का देहांत हो गई और बाकी 15 आदमी घायल हो गए और उनको सदर अस्पताल सरायकेला में भर्ती करवाया गया है। डीसी और एसपी स्वयं से जाकर के उन लोग का हालचाल जाना। जो 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं और टीएमएच में भर्ती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहूंगा, उन लोग का समुचित इलाज के लिए सरकार की तरफ से सहयोग। माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री वित्त। आदरणीय महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,45,400 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी जोहार और आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को जोहार। महोदय, वर्ष 2025-26 का आय व्यय सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं को आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 का झारखंड राज्य का बजट आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरे 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन, राज्य की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र छतरपुर पाटन विधानसभा की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेता यथा मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है। महोदय, मैं आज के इस दिन को 3 मार्च को इसलिए गौरव भरा दिन मानता हूं कि आज ही के दिन अर्थात 3 मार्च को देश के एक महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म दिवस है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। आज इस बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं। बहुत सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड भारतवर्ष का 28वां राज्य बना। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के बिना झारखंड राज्य का निर्माण कदापि संभव नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण के प्रारंभिक तथा मध्यकाल में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेतृत्व के समक्ष दृष्टि अभाव के कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा जाता है कि विपत्तियों के समय मनुष्यों में आत्मबल की कमी आ जाती है, चाहे वह विपत्ति सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक क्यों ना हो। महोदय, संपूर्ण झारखंड जनता जानता है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी दिल में कसक लिए हुए राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सुनियोजित राजनीतिक झंझावतों से गुजरना पड़ा था, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आत्मबल एवं विश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए युवा कवि श्री स्वयं श्रीवास्तव की 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। महोदय, स्वयं श्रीवास्तव जी की ये 4 पंक्तियां हम सबों को, हमारे मुख्यमंत्री को काफी प्रेरित करती है। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली और उसका परिणाम है कि हम सब यहाँ हैं। महोदय, अबुआ राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का कार्य एवं आगामी 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। महोदय, राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। ये हम आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाते हैं। चालू योजना का आउटकम तथा क्रिटिकल गैप भरने के संबंध में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित है। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अन्य स्रोतों यथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR एवं अन्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा। संबंधित नोडल विभाग के अंतर्गत PPP सेल तथा CSR सेल को क्रियाशील किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर CSR मद से राशि प्राप्त की जाएगी। मान्यवर, राज्य के लगभग 80% विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। अतः सरकार सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित। महोदय, सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट
रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्क्स, PFIC इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक पुल का काम करेगा महोदय, एक सेतु का काम करेगा। महोदय, झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ, इस दृष्टि के साथ श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों जैसे बेतला, मंडल, मलय, केचकी, मारोमार, बूढ़ाघाट, नेतरहाट, सुग्गाबांध तथा अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है। महोदय, जिला भ्रमण के दौरान ये देखा गया है कि कई सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं है और वर्षों से उपयोग में नहीं, इन भवनों को बेहतर उपयोग हेतु कार्य किया जाएगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने से पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा महोदय। माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल, इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से ये राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे महोदय। ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है महोदय। विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है महोदय। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिना रुके, बिना डिगे झारखंड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्तियां हैं, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, आप फूल सूंघते रहे तो किस गति को जाएंगे। सरकार के जिस पर तेज हो और हाथ में हो धनुष बाण, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो या जवान। रण में जाकर खड़ा हो तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दे। महोदय, इसी प्रेरणा के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने रही, बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है। जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्धन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि से लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी है। महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार हुआ। महोदय, अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा तथा वर्ष 2025-26 में इसका प्रतिशत 7.5 कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। महोदय, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने की सफलता हासिल की है। महोदय, इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने स्व राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम ये उम्मीद करते हैं कि 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत 5 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बतलाना चाहूंगा कि मैंने पूर्व के अनुभवों को देखा है, चाहे वो बिहार हो या दूसरे राज्यों की भी समीक्षा हमने की, तो मैंने वहां देखा है कि स्थापना और योजना मद लगभग समतुल्य हुआ करते थे। महोदय, झारखंड बना इस उद्देश्य से है कि हमारे राज्य में रहने वाले वो गरीब जिनके आंखों का आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम स्कीम हेड में अधिक से अधिक पैसा खर्च करें तथा स्थापना मद में हम कम से कम राशि या जो आवश्यकता है उससे अधिक नहीं बढ़े। तभी मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.53 था, क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.63 क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख एवं 91,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है महोदय कि वर्तमान सरकार की स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कैसे सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। महोदय,
राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती भी हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक लगभग 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। महोदय, इस वर्ष इसमें 638 करोड़ 13 लाख रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कर्मियों के सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए कॉमन सेक्टर के लिए 37,884 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए सोशल सेक्टर के लिए महोदय 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए महोदय 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राज्य को अपने कर स्टेट ओन टैक्स के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 25,856 करोड़ रुपए 12 लाख रुपए तथा केंद्रीय सहायता 17,057 करोड़ 10 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राशि मिलनी है अनुमानित है 47,040 करोड़ 22 लाख रुपए तथा पब्लिक लोन से लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली 246.56 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। महोदय, ये एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है। महोदय, वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः
7.5% तथा 9.9% अनुमानित है। महोदय, मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन अर्थात 4,61,010 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपए को बनाया जाए। महोदय, ये श्री हेमंत सोरेन की सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम होगा कि हम उसे 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए बनाने वाले हैं। महोदय, इस वर्ष 2023-24 और 2029-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिस पर हमारी सरकार आगे चल रही है। महोदय, झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर 14.2% से कुछ ही कम रहा है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है और वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। महोदय, वर्ष 2011-12 से 22-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इन 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है। महोदय, सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है। महोदय, देश का 40% खनिज भंडार इसी राज्य में ही स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33% भाग वनों से आच्छादित है। महोदय, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के लिए कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, ये हमारी सोच है, ये हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य है। महोदय, राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्हें देश भर में कई परियोजनाओं और संस्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी झारखंड में इन्हें अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए तथा पलायन से रोका जाए। महोदय, 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। महोदय, सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। संभवतः वह ऐसा करेंगे नहीं। महोदय, ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आपकी आवाज में असर के लिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आय में वृद्धि करना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है। महोदय, इस मद में कुल 769 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है।
महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु 9,600 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। महोदय, इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल निधि उपयोजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने से 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। आदरणीय महोदय, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। महोदय, किया गया है। आदरणीय महोदय, पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 38,01,000 मैट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड स्टेट डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है, और उसका परिणाम ये है कि लोग खून की कमी, कुपोषण के शिकार होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये दृष्टि रखा है कि हम मिल्क प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं, और जो हमारी जरूरत है, जो मेडिकली जो आवश्यकता है मिल्क की प्रति व्यक्ति, वो दूध प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। महोदय, वर्ष 2025-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया जा रहा है। महोदय, वर्तमान में लैंप्स, पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों की उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजना अंतर्गत 2025-26 में 118 गोदामों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध किया गया। महोदय, आगामी वर्ष 2025-26 में कृषि एवं एलाइड सेक्टर में संबद्ध परिक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66,24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, ग्रामीण विकास की बात करें महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना श्री हेमंत सोरेन सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। महोदय, सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई, जिसमें लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2024 तक के लिए अबुआ आवास हेतु निर्धारित लक्ष्य 6,50,000 के विरुद्ध अब तक 6,01,135 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 19,685 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास वित्तीय वर्ष 25-26 में पूर्ण करने का उद्देश्य है, प्रस्ताव है। महोदय, इस तरह वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ 41,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय,
जल संसाधन जिसकी आवश्यकता है कृषि दर बढ़ाने की दिशा में बृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 779 करोड़ 20 लाख रुपए का योजना प्रस्तावित है, जिसमें नई सिंचाई परियोजना का निर्माण, पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य, पूर्ण एवं अपूर्ण बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ का बजटीय प्रस्तावित है महोदय। इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा परियोजना पर आगामी वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ का बजटीय बंद प्रस्तावित है महोदय। सिंचाई सुविधाओं पर सिंचाई क्षमता को विस्तार में ध्यान रखते हुए 2025-26 में जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख 55 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है महोदय। 100% राज्य योजना मद में राज्य सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट 25-26 में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मति, जीर्णोद्धार, सामुदायिक तथा सेवा केंद्र तथा पंचायत ज्ञान केंद्र आदि पर कुल 280 करोड़ के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है महोदय। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 2025-26 में 2,144 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है महोदय। महिला जो इस राज्य की नारी शक्ति, वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों तथा समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प महोदय। राज्य सरकार ने सशक्त एवं समर्थ राज्य तथा समाज निर्मित करने के निमित्त राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और शिक्षित बनाने के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया गया है महोदय। इस योजना के अंतर्गत प्रति महिला प्रति माह 2,500 रुपए की दर से राशि प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट उपबंध का प्रस्ताव है महोदय। मुख्यमंत्री संवर्धन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों और निराश्रित महिलाओं से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रांसजेंडरों, तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 25-26 में कुल 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है महोदय। इसके अंतर्गत लगभग 34 लाख लाभार्थी आच्छादित होंगे महोदय। बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से 12 तक की बच्चियों को 2,500 रुपये से 5,000 रुपये तथा 18-19 के किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत युवतियों को विवाह के लिए एक मुश्त 30,000 रुपया आर्थिक सहायता हेतु लगभग 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महोदय। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2025-26 में 22,023 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है महोदय। शिक्षा परिक्षेत्र राज्य सरकार स्कूली शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास एवं निरंतर सजग, संवेदनशील एवं प्रयत्नशील है महोदय। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सभी सूचकांकों पर गहनता एवं सजगता के साथ योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है महोदय।
राज्य के कुल 34,847 प्रारंभिक विद्यालयों, 1,711 माध्यमिक विद्यालयों, 1,157 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 70 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय तथा 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित है। महोदय, नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका एवं फूट पानी चाईबासा में विद्यालय भवन के निर्माण कार्य संचालित है और बोकारो के नावाडी में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 तैयार कर रही है। महोदय, झारखंड राज्य के 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक वार्षिक एवं दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 2025-26 में वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना को लागू किया जा रहा है। महोदय, राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 02 नए विश्वविद्यालय तथा स्किल यूनिवर्सिटी और फाइन टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसके साथ जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव। महोदय, राज्य में लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में कुल 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। महोदय, यदि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के बारे में हमारी सोच क्या है, उन बातों को सदन में रखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि राज्य सरकार राज्यवासियों को त्वरित, सस्ती और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, 100% राज्य योजना से क्रियान्वित मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना तथा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है। महोदय, इस कार्य के लिए 7,470 करोड़ 50,86,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 34,17,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में किन्नौर संबंध में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। महोदय, जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि भारत सरकार से 2024 में 6,000 करोड़ रुपया मिलना था, ये राशि आज तक झारखंड को नहीं मिली है, जिससे उन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, वर्ष 2025-26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4,710 करोड़ 2,56,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है और इसी तरह 600 करोड़ रुपया राज्य योजना के अधीन संचालित धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के अंतर्गत बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक लगभग 1,91,000 मजदूरों का निबंधन कराया गया। महोदय, वर्ष 2025-26 में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 1,085 करोड़ 74,46,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय,
अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, छात्रावासों का निर्माण योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन के सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। महोदय, मरान गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स एमफिल डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना से अब अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को भी आच्छादित किए जाने का प्रावधान है। महोदय, जनजाति समुदाय के सतत विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। महोदय, यह जनजातीय समुदाय के समृद्ध सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करेगी। महोदय, मैं आज इस बजट के उपस्थापन के माध्यम से मैं राज्य के जनजातीय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के तर्ज पर झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का भी गठन झारखंड में किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इको टूरिज्म योजना के तहत पर्यटन क्षेत्रों को सम्यक रूप से विकसित करने तथा स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका का अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से दुमका मसानजोड़ के पास इको कॉटेज का उद्घाटन माह जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त सारंडा, पश्चिम सिंहभूम के किरीबिरू में घाघीरथी फॉल को विकसित किया जाने का प्रस्ताव है। महोदय, 2025-26 में वन विभाग के लिए 1381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, मुझे यह बताने में अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास झारखंड राज्य के लिए बहुत आवश्यक है और आवश्यकता इस बात की भी है कि वो हमारे अच्छे सड़कों का निर्माण हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। महोदय, वरन ये सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक उन्नयन का भी द्योतक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 14,879 किलोमीटर हो गई। पथों के घनत्व वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में 177 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ष किलोमीटर से बढ़कर अब ये 188.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हुआ है। महोदय, ये इसलिए हो पाया है, जैसा कि हमने कहा कि अगर बढ़िया सड़कें होंगी, ये राज्य खान खनिज से परिपूर्ण राज्य है, हमारे यहाँ अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। फिर भी हमारी कोशिश ये है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की कोशिश ये है कि जो राष्ट्रीय औसत है स्टेट हाईवे का, नेशनल हाईवे का, उस लक्ष्य को, उस औसत को झारखंड प्राप्त करे। महोदय, 2025-26 में पथ निर्माण विभाग के लिए 5,900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, झारखंड राज्य की आधी से अधिक आबादी, या यूं कहें कि 70 से 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण कार्य की उपलब्धियां या जो प्रस्ताव है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 249 योजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 734 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष 935 स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में है। प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 715 किलोमीटर लंबाई में पथ का निर्माण किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4,576 करोड़ 30,73,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। दीपिका जी, आपको तो बजाना चाहिए। राज्य सरकार के उपयोग हेतु साहेबगंज में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण पर सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा तथा टूरिस्ट सर्किट हेतु हेली शटल सेवा प्रारंभ करने की योजना विचाराधीन है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों यथा देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहेबगंज हेतु राज्य की राजधानी हेलीकॉप्टर शटल सर्विस प्रारंभ करने की महोदय कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, नगर विमानन हेतु वर्ष 25-26 में 115 करोड़ 19,37,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, ऊर्जा परिक्षेत्र में बजट प्रस्तावना के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में गुणवत्ता पूर्वक निर्बाध बिजली आपूर्ति करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंदर 5,005 करोड़ 9 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। मान्यवर, संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं हेतु नए विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। पतरातू में 4,000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2025-26 में 9,894 करोड़ 35,53,000 रुपए का बजट प्रावधान है, प्रस्तावित है। महोदय, झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक विकास की असीम संभावना है। राज्य सरकार अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में विभिन्न नई औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया है ताकि न सिर्फ राज्य में पूंजी निवेश का निरंतर प्रवाह हो, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके। महोदय, इसके लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 450 करोड़ रुपए प्रस्ताव किए गए। अध्यक्ष महोदय, राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार, विशेषकर माध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 25-26 में उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह भवन निर्माण को विकसित करने के लिए राज्य की राजधानी में माननीय विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के लिए 70 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2025 तक पूर्ण कर विस्तारित करने का लक्ष्य है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़ 57,31,000 रुपए का बजट प्रावधान है। नगर विकास, महोदय, अमृत एवं अमृत 2.0 मिशन योजना अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें से रांची शहरी जलापूर्ति, चास शहरी जलापूर्ति एवं आदित्यपुर सीवरेज प्रबंधन योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलापूर्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य 11 निकायों यथा चास, गिरिडीह, धनबाद, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्री वंशीधर नगर, छतरपुर एवं हरिहरगंज में प्रारंभ किया जाएगा। महोदय,
2025-26 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,557 करोड़ 68,91,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य परिक्षेत्र की बात की जाए तो इस बजट में विभाग द्वारा वर्तमान में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एवं 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा 59 नए डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। महोदय, इस तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर राज्य के 523 मेधावी खिलाड़ियों को 428.85 लाख रुपए का पुरस्कार तथा 115 प्रशिक्षकों को 90.35 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। महोदय, पलामू प्रमंडल अंतर्गत 16वीं शताब्दी में निर्मित पलामू एक ऐतिहासिक धरोहर है। पलामू किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। वर्तमान में पलामू किला व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्र में अवस्थित है। सरकार पलामू किला का अनुरक्षण करते हुए विभिन्न सुविधाओं का विकास कर हम अपने जनजाति समुदाय और संपूर्ण पलामू प्रमंडल के गौरवशाली अतीत को नई पीढ़ियों के समक्ष लाने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, साहेबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडीह में सिद्धू कानू मुर्मू जन्मस्थली के उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है। गोड्डा जिला के सुंदर डैम जलाशय के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुमला जिले का नागफेनी अंबा घाट के पर्यटकीय विकास एवं मूलभूत सुविधा का निर्माण किए जाने की स्वीकृति दी गई। महोदय, इसी तर्ज पर गिरिडीह और उसरी जलप्रपात एवं लातेहार जिला में बूढ़ाघाट जलप्रपात के पर्यटकीय विकास के लिए योजना बनाई जाएगी। महोदय, 2025-26 में दसम, हुंड्रू, नेतरहाट एवं पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। महोदय, मैं समझता हूं कि ग्लास ब्रिज के निर्माण होने से हमारा झारखंड उन राज्यों में अपना स्थान बना सकेगी जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों की श्रेणी में झारखंड भी आएगी और यह दृष्टि, यह कल्पना माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार के पास है। महोदय, सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन कई जिलों में निरीक्षण भवन, रेस्ट हाउस, परिसदन आदि निर्मित हैं, जिसके परिसर में इतनी भूमि उपलब्ध है कि वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कराया जा सकता है ताकि राहगीरों को इसका लाभ मिल सके। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। महोदय, एक ये नया कार्यक्रम खासकर उन विकसित राज्यों को देखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, फिर दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां आप देखेंगे कि सड़क के किनारे जो एमिनिटीज के लिए दुकान, ठहरने की व्यवस्था, तो इससे फायदा ये होगा, झारखंड में ये काम जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। महोदय, सिंदरी एवं देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। शीघ्र ही इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर किया जाएगा। महोदय, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,741 शिविर आयोजित कर 34,12,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्टेट डाटा सेंटर हेतु डिजास्टर रिकवरी का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि डाटा सेंटर की सेवाएं सुचारू एवं सुरक्षित रह सके, आपदा की स्थिति में डाटा का रिकवरी भी किया जा सके। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष केंद्रीय सहायता मद से लगभग 100 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि से राज्य के एक अति उग्रवाद प्रभावी जिला पश्चिम सिंहभूम तथा 4 संवेदनशील जिला यथा गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं गिरिडीह में विकास के नए आयाम स्थापित कर इन्हें उग्रवाद से मुक्त कराया जा सकेगा। महोदय,
आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल योजना आकार 91,741 करोड़ 52,80,000 रुपये है, जिसमें 13 विभागों की कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपये 4 लाख रुपये है, जो योजना बजट का लगभग 50% है। महोदय, 2025-26 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया जा रहा है। महोदय, ये पहला अवसर है। बाल बजट तैयार करने के उद्देश्य राज्य में बच्चों और समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 9,411 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई है। महोदय, और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु यह समस्त झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दे दी है। महोदय, कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों मंजिल के लिए बाधा नहीं है, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं, संकल्पित करती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना बजट भाषण इस सदन को श्री पीयूष मिश्रा जी की कविता में आंशिक परिवर्तन के साथ समर्पित कर रहा हूं। महोदय, श्री पीयूष मिश्रा जी की यह पंक्तियां काफी प्रेरणादायक। आरंभ है प्रचंड है बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। लक्ष्य अनंत है, किसी की प्रताड़ना से क्यों डरें, लक्ष्य अनंत है, किसी की प्रताड़ना से क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अभी दीवा भोज है। अध्यक्ष महोदय को एक चीज हम बताते हैं, रुक जाइएगा एक मिनट। हाँ हाँ है, एक मिनट, इसको ले लीजिए मधुकर जी, है ना? नीरा बहन नीरा, खाने की भी व्यवस्था है। बजट एक सूचना, बजट अभिभाषण के पश्चात मैं मतलब आदरणीय वित्त मंत्री माननीय सभी विधायकगण एवं मंत्रीगण से अनुरोध किए हैं कि आप सभी वित्त विभाग द्वारा सेंट्रल हॉल में आयोजित लंच में निश्चित रूप से कृपा पूर्वक भाग लेने का कष्ट करेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 4 मार्च। महोदय, मैं इसे सभा पटल पर उपस्थापित करता हूँ, रखता हूँ महोदय। हो गया, पढ़े। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।